कक्षा 10 जो साइंस है चैप्टर नंबर 12 विद्युत। ठीक है, इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल हैं, सब करेंगे। और इसकी जो वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एनसीईआरटी के सारे बॉक्स कंटेंट, एक्सरसाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो हम करेंगे। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत। विद्युत को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, आपको पता होगा। और हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है लगभग, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से हमारा बल्ब जलता है, फ्रिज चलता है, सारे जो सामान है, हमारा मोबाइल चार्ज होता है, सारी चीज़ हम एक्चुअली आजकल आधुनिक जीवन में हम इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। कह रहे विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। ठीक, तो विद्युत में विद्युत धारा क्या होता है और परिपथ क्या होता है? देखें, परिपथ की अगर मैं बात करूं तो आपके पास परिपथ की मैं अगर एक चित्र बना के दिखाना चाहिए, ये परिपथ का एक उदाहरण है। ये परिपथ से अगर मैं तात्पर्य समझाना चाहूँ, जैसे आपका घर है, ये आपका रूम है। ठीक है, आपका यहाँ पर बोर्ड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बटन होते हैं और फिर यहाँ से सारे तार जाते हैं, यहाँ पे आपका एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, फिर इधर आ गए, इधर आपका एक फ़ैन चल रहा है। सपोज़ करो यहाँ टेबल फैन लगी पड़ी है ना, यहाँ एक टेबल फैन चल रहा है जो हवा दे रहा है। ठीक है, उसका तार यहाँ गया हुआ है, उसका भी स्विच पॉइंट यहाँ रखा है। तो अब यहाँ से ऑन करते हैं, ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो परिपथ होता है। परिपथ में क्या होता है? देखो, ये कुंजी है। अभी आपको चित्र में और भी समझाऊंगा मैं आगे। ये कुंजी है। ठीक है, ये क्या लगा है? सेल है। ठीक है, ये धारा बह रही है, ये बल्ब का चिन्ह है। और ये धारा को मापने वाला है, एम्पियर माप रहा है, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अभी मैं आपको बढ़ाऊंगा। और उसको मापते हैं एमीटर से। किससे मापते हैं? एमीटर से। तो वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो विद्युत धारा क्या होती है और परिपथ क्या होती है? एक परिपथ में ही विद्युत धारा बहेगी। ठीक है, एक परिपथ में ही विद्युत धारा बहती है। अब विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? देखो, जो परिपथ मैंने आपको दिखाया, जैसे अब विद्युत धारा क्या होगी? ये मेरा परिपथ है, ये मेरा परिपथ है। मेरी विद्युत धारा मान लो यहाँ है। तो एक आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना की जो प्रवाह की दर होती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश किस रेट से चल रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक किस स्पीड से जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप कहोगे एकांक आवेश। जो विद्युत होता है ना, विद्युत में एक आवेश होता है, उसी आवेश के कारण हमें ऐसे करंट लगता है ना। तो आवेश बहती है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ लिखा होगा। ठीक है, विद्युत क्या होता है? देखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और विद्युत परिपथ क्या होता है? आवेश जिस परिपथ में बहता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। पीछे आपका चित्र भी मैंने दिखाया है। ठीक है ना, आप आराम से देख के लिख सकते हैं। देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, जो मैं बोल रहा हूँ, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो सूत्र, इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और उसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है I बराबर Q/T होता है। देखो, ये I मतलब क्या? आवेश प्रवाह की दर। I मतलब हमारा क्या हुआ? विद्युत धारा। I हमारा हुआ विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? Q हमारा हुआ आवेश, और T क्या हुआ? समय। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, SI मात्रक, देखो, विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलाम है। ठीक है, Q का मात्रक कूलाम होता है, T का मात्रक सेकंड होता है ना। और जो I का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। I के मात्रक को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। आप लिख दें कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक एम्पियर, देखो, एक एम्पियर में इतना होता है, एक मिली एम्पियर में इतना होता है, और एक माइक्रो एम्पियर में इतना होता है। ये चीज़ भी आप नोट करके लिख सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन भी आपको एक नंबर में पूछ सकता है कि एक माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है। 1 एम्पियर में क्या होता है, 1 कूलम प्रति सेकंड, ये चीज़ होती है। और ये विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया हो कि विद्युत धारा क्या होता है ना, विद्युत परिपथ क्या होता है। अब इस पर एक प्रश्न है, उदाहरण नंबर 12, ये 12.1 है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए का मतलब है एम्पियर। तो यहीं से मेरे को पता लग जा रहा है यार, ये तो ए लिखा हुआ है, ये मतलब ए किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। यानी कि आपको अगर प्रश्नों को हल करना है ना, तो आपको क्या दिया है और क्या निकालना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो ए किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। तो हमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है 0.5 एम्पियर। क्योंकि आपको पद्धति पता होती है, पद्धति या तो MKS होती है या CGS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, ये पद्धति होती है। तो आई हमें ये दे रखा है 10 मिनट। ठीक है, समय देखो ये हमें क्या दे रखा है, विद्युत धारा। आई का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा। और टी का मतलब क्या, समय क्या दे रखा है, 10 मिनट, है ना, 10 मिनट दे रखा है। और मैंने बोला सेकंड होता है, तो पद्धति सेम बनानी पड़ती है आपको। MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये तो मिनट में है। और आपको पता है 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो मिनट को सेकंड में परिवर्तित करने के लिए आपको 60 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 6 कम 6 पीछे से 2 0, 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक, ये हमें समय दे रखा है। विद्युत परिपथ पर विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब विद्युत आवेश निकालना है। क्या निकालना है, आवेश क्यों निकालना है हमें। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, I बराबर क्या होता है, Q/T। आपको क्यों निकालना है ना, आपको क्यों निकालना है, T बट्टे में रख के आ जाएगा गुणे में। T का मान क्या दे रखा है, 600। और I का मान कितना दे रखा है, 0.5, 5 छंग 30, पीछे से 2 0, 0.1 स्थान के बाद। तो आवेश क्या हो जाएगा, 300। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कूलाम लिखो या यहाँ पर C लिखो, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। इस उदाहरण को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब मैंने आपको बताया है कि जो जितने भी इसके बॉक्स कंटेंट के आंसर है, अभ्यास के प्रश्न हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे पूछे जाते हैं, उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, है ना, वो तो आपको मिलेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। अभी मैंने बताया विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ से यह आशय है कि वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे और बहुत आसान है। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आपको एम्पियर की परिभाषा देनी है। ठीक है, देखो I बराबर क्या होता है, Q/T। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर, है ना। तो एम्पियर की परिभाषा देनी है। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, कैसे लिखेंगे, 1 एम्पियर वह राशि है जिस परिपथ में 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 सेकंड में जो कार्य किया जाता है। मतलब एक आवेश को 1 सेकंड में ले जाने के लिए, ठीक इस तरीके से आपको लिखना है। तो आप टेंशन मत लो, ये जो भी बॉक्स कंटेंट के आंसर है ना, वो दूसरे वीडियो में मैं प्रॉपर लिखवा दूंगा, उसकी हेडेक मत लो। तो ये बॉक्स कंटेंट के क्वेश्चन हम उस वीडियो में करेंगे, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं वो अभी हम कर लेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव और विभवांतर। और ये जो चीज़ लिखी है ना ब्लैक येलो में, इसे आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, इसे आपको ना खुद से पढ़ना है। अब विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, मैं आपको सिंपल में समझा देता हूँ कि विद्युत विभव क्या है और विद्युत विभवांतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है। सुनने में एक लग रहा है विद्युत विभव और विभवांतर, लेकिन दोनों में अंतर है। अब देखो आपके पास ना ये विद्युत क्षेत्र है, देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला विद्युत क्षेत्र है,
ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला आपका विद्युत क्षेत्र है, मतलब इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है। ये जो क्षेत्र है, इसे इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। अब आपको क्या करना है, किसी एक आवेश को जो कि बहुत दूर रखा है यहाँ से, ये है ना, ये बहुत दूर रखा है, अनंत पर रखा हुआ है। आप ये जो एक आवेश है, आवेश क्यू, ये ना कहाँ रखा हुआ है, अनंत दूरी पर रखा हुआ है, अनंत दूरी पर, बहुत ही दूर रखा हुआ है। तो आप विद्युत विभव क्या होता है, देखो, किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर, यहाँ ला लो, यहाँ ला लो, फिर से बोल रहा हूँ, किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर लेकर रखने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो विद्युत विभव हो गए, विभवांतर क्या होता है, जो मैंने मुंह से बोला ना उसको लिख लेना, ठीक है, और टेंशन मत लो, वो दूसरी वीडियो में और भी अच्छे से मैं टॉपिक बना के समझा भी दूंगा। अब विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये मेरा विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र मेरा विद्युत क्षेत्र है। अब क्या होगा, एकांक आवेश को एक स्थान से, ये ए पे रखा था, दूसरे स्थान पर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। और विद्युत विभव क्या होता, अनंत दूरी पर रखे किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, ये देखिए परिभाषा क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार। विभवांतर V बराबर होता है किया गया कार्य बट्टा आवेश, और सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q, V बराबर W बट्टा Q। W क्या है, आवेश है, W क्या है, किया गया कार्य है, Q क्या है, आवेश है। विद्युत विभवांतर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि 1 वोल्ट की परिभाषा दो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। आपको पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच एक विभवांतर वोल्ट होता है। ऐसे लिख सकते हो आप कि 1 वोल्ट क्या होता है, या विभवांतर की परिभाषा का से आप क्या समझते हैं, तो ये लिख सकते हैं। विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और धारा को किससे मापा जाता है, ठीक है, एमीटर से मापा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है और धारा को एमीटर से मापा जाता है। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये भी हमने आराम से कर दिया। ठीक है, ओके, फिर से क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। कह रहे हैं 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। देखो विभवांतर क्या दे रखा है, तो मैंने आपको अभी बोला क्वेश्चन करने का रूल, क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है। क्या दिया हुआ है, विभवांतर, हमें दिया क्या है, विभवांतर V बराबर दे रखा है हमें 12 वोल्ट। V लिखो या वोल्ट लिखो, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो हमें क्या दे रखा है, बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश को, आवेश का Q क्या दे रखा है, 2 कूलाम। ठीक है, कितना कार्य किया जाएगा, कार्य निकालना है, कार्य मतलब W निकालना है। ठीक है, अभी हमने सूत्र पढ़ा था, हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि भैया जो V होता है वो W बट्टा Q होता है। आपको क्या निकालना, W, ये बट्टे में Q है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो V का मान हमें क्या दे रखा है, 12, Q का मान हमें 2 दे रखा है, 12 दूनी 24। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल।
आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, विद्युत परिपथ और आरेख। तो विद्युत परिपथ जो होता है ना, परिपथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कहीं पर विद्युत सेल लगा होगा, कहीं पे बैटरी लगी होगी, कहीं पे जोड़ा होगा, तार कट के जोड़ते हैं, कहीं पे बल्ब लगा होगा, कहीं पे प्रतिरोध लगा होगा, कहीं पे वोल्ट मीटर लगा होगा, कहीं पर एमीटर लगा होगा। तो उन सब के ना प्रतीक होते हैं, उन सब चीज़ों के प्रतीक होते हैं। जैसे तत्वों के प्रतीक होते हैं, तो इन सब चीज़ों के भी प्रतीक होते हैं। तो प्रतीकों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रतीकों के बारे में अच्छा ज्ञान रखेंगे तो विद्युत परिपथ को बनाना कॉपी में बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि देखिए, विद्युत सेल को ऐसे दर्शाते हैं, इधर प्लस होगा बड़ा, प्लस वाले में बड़ा लगाते हैं और माइनस वाले में छोटा। ये एक है तो ये सेल है, और दो से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा होगा तो वो बैटरी हो जाएगा। ठीक है, सेल, कई सेल को जोड़कर ही बैटरी बनाई जाती है। जैसे ये देखो, बैटरी, बैटरी या सेलों का संयोजन। यहाँ से देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दो से ज़्यादा जब जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, बैटरी बन गया। खुली, जब जब कुंजी होती है ना, जो खुली रहेगी ऐसे, मतलब उस पर प्लग ऑन नहीं किया, तो इस तरीके से दर्शाना है। जब आप ऑन कर दोगे तो यहाँ काला लगा दे, तो स्विच, प्लग कुंजी जब बंद होती है, और खुली होगी तो ऐसे होगी। तार संधि, तारों की जब संधि होगी तो इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है कि यहाँ पर तारों की क्या हुई है, संधि हुई है। और तार की जब संधि नहीं होगी तो तार ऐसे ऊपर से ले जाओगे, संधि का मतलब जोड़ना, और ये तार ऊपर से गई है, संधि नहीं हुई है। बल्ब का चिन्ह ऐसे बनाओगे, यूँ किया, यूँ बना दिया, तितली की तरह। ठीक है, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या होता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, आवा, ठीक है ना, अवरोध उत्पन्न करता है, तो ये चिन्ह है प्रतिरोध का, यूँ जिगजैग। फिर क्या है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध बना के ये तीर बना दो। ये तो धारा नियंत्रक है, या तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है। और एमीटर, जिससे हम विद्युत धारा मापते हैं, एमीटर ए लिख दो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अगर आपको वोल्ट मीटर दिखाना है तो बस वी लिख दो, प्लस माइनस। इतना आसान है। आप एक बार खुद आँखों से देखोगे और एक बार खुद ऐसे प्रैक्टिस करके बनाओगे तो आपको एक ही बार में सारा याद हो जाएगा। कितना आसान है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, और वो क्या है, ओम का नियम। वो क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम एक ऐसा नियम है जो हर बार आता है एग्जाम में, फुल गारंटी के साथ। ओम का नियम लिखने के लिए आएगा, और ओम से नियम के प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न। तो ओम का नियम क्या कहता है, ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है कि नियत ताप तथा दाब पर, ठीक है, नियत ताप तथा दाब पर, मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले पढ़ के सुना देता हूँ एनसीईआरटी में जो लिखा है, फिर आसानी के साथ ओम का नियम भी लिखवा दूंगा। आपसे क्या पूछ रहा है, क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसके बीच प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है। ठीक है, जो विद्युत धारा होता है और जो विभवांतर होता है उसके बीच कोई संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। यह एक क्रियाकलाप के द्वारा इस चीज़ को छानबीन करते हैं। तो इस क्रियाकलाप को आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पर। और एक जो विद्युत धारा है और जो विद्युत विभवांतर है उसके बीच एक ग्राफ बना के इस चीज़ को समझाया गया है। जो क्रियाकलाप इधर किया था हमने, उसका ये ग्राफ बनाया है। इस तरफ विद्युत विभवांतर गया है, इस तरफ विद्युत धारा गया है। ठीक है, सो देखो क्या है, 1827 में, है ना, 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु में तार की प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के विभवांतर वी में परस्पर संबंध का पता लगाया। ठीक है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ये आप एग्जाम में आपको ये लिखना है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जर्मन भौतिक विज्ञान
वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के विभवांतर के बीच परस्पर संबंध का पता लगाया। मतलब I और V, I मतलब विद्युत धारा, V मतलब विभवांतर के बीच एक संबंध का पता लगाया। ठीक है, उन्होंने क्या पाया कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, ये धातु का एक तार है, इसके दो सिरों के बीच, एक सिरा ये A है, एक सिरा ये B है, धातु के दो तारों के सिरों के बीच उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसमें जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, परंतु का जो तार का जो ये जो ताप होता है ना, वो समान होना चाहिए पूरे तार में, कि यहाँ नहीं कि इतनी जगह पर ताप ज़्यादा है इधर ताप कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने ये बोला कि धातु के इसके बीच जो प्रवाहित विभवांतर है ना, वो विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे हमारा I बढ़ेगा वैसे ही हमारा विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, अगर I घटेगा तो विभवांतर भी घटेगा, I बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, समानुपाती में ये होता है। ठीक है, बस उसने एक कंडीशन लगा दी कि ये तभी संभव है जब तार में समान ताप हो, वो समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर ताप ज़्यादा है यहाँ पर ताप कम है, ऐसा नहीं, पूरे तार पे ताप समान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये ज़रूर लिखना है, अर्थात V समानुपाती I। देखो V समानुपाती I ऐसे लिखोगे। जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक जोड़ते हैं, और नियतांक वो क्या होगा, I होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, V बराबर IR। ठीक, जहाँ R क्या होता है, एक नियतांक है, ऐसे लिखोगे। जहाँ R एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ऐसे लिखना, जहाँ R एक नियतांक है, ठीक है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सो जो R का, देखो अगर मैं बात करूँ प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, हर एक का अलग अलग मात्रक है ना। प्रतिरोध का जो मात्रक है ना, R का मात्रक, उसे हम ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। ये ओम का चिन्ह है, किसका चिन्ह, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। यानी कि अगर R बराबर आपसे पूछे कोई सूत्र, क्या होगा, V बट्टा I। ये I गुणे में दे रहा, बट्टे में आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अगर आपसे पूछे कोई कि एक ओम क्या होता है, तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है, ये लिख दोगे। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर है तथा उसमें एक एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। यानी कि 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पीयर के बराबर होगा। बस, मतलब V के जगह पर भी 1 रखा है, 1 वोल्ट, और I की जगह पर भी 1 एम्पीयर रख दिया। 1 वोल्ट और 1 एम्पीयर के अनुपात को 1 ओम कहा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 वोल्ट तथा 1 एम्पीयर के अनुपात को 1 ओम कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम भी हो गया। ठीक, ये भी पता चल गई, प्रतिरोध के बारे में पता चल गया, प्रतिरोध का मात्रा भी पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी किसी चीज़ में क्या होता है, हमें विद्युत धारा बढ़ानी पड़ती है, कभी कम करनी पड़ती है ना। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। तो आपको यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा, ये काम की चीज़ है। ठीक है, ये आप अपने NCERT में लिख सकते हैं नोट बनाकर कि धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख लीजिए, व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं, जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, ये भी पता चल गया कि धारा नियंत्रक क्या होता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करते हैं। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब ये हम पढ़ेंगे कि चालक जो होता है, चालक क्या हो गया, जैसे हमारा जो विद्युत जिनमें प्रवाहित होता है, जैसे मैं एक बार ले लूँगा, एक तार ले लिया, वो एक चालक है मेरा, ठीक है। तार ले लिया, वो एक चालक है। एक टिन ले लिया, वो भी एक चालक है। हर एक चालक में तार का जो विद्युत प्रवाह की दर होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। पानी एक चालक है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। फिर आप कोई कुछ भी मेटल ले लोगे तो उसमें विद्युत पास होगी, लेकिन जो चालक हैं वो हर एक अलग अलग है और हर किसी में विद्युत प्रवाह की दर अलग अलग होती है। तो वो किस चीज़ों पर निर्भर करती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वह कारक जिन पर किसी चालक पर प्रतिरोध निर्भर करती है, प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, प्रतिरोध दो चीज़ों पर निर्भर करती है, तार की लंबाई पर और उसके क्षेत्रफल पर, ठीक है। किस चीज़ों पर निर्भर करती है? दो चीज़ों पर निर्भर करती है। हमेशा याद रखना, एकदम सिंपल, ऐसे याद रखना। तार का प्रतिरोध दो चीज़ों पर निर्भर करती है। किस पर? एक है उसकी लंबाई पर और एक है उसका क्षेत्रफल पर। आप इतना याद रखोगे तो आप परिभाषा आराम से बना सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखोगे, किसी तार का प्रतिरोध, ये तार है, तार की लंबाई L तथा उसके क्षेत्रफल निर्भर करती है, ठीक है। ऐसे लिखोगे, ठीक। जो मैंने बोला उसको लिखने के बाद आप क्या लिखोगे? एक समान चालक प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विरोधानुपाती होता है। ये मेन चीज़ है। तो जो तार के प्रतिरोध होता है, ऐसे लिखोगे, नंबर 1, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई की समानुपाती होता है। ऐसे लिखोगे और यह लिख दूंगा R समानुपाती L, समीकरण नंबर 1। फिर क्या लिखोगे? तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R 1/A आ जाएगा। ये भी R है, ये भी R है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ R आ जाएगा, ऊपर L है, बट्टे में A है, ठीक है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, बराबर लिखोगे और यहाँ पर एक नेतांक आ जाएगा, इसे रो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो, L/A। R बराबर क्या हो जाएगा? रो L/A। ये आपका क्या आ जाएगा? डेफिन, ये आपका सूत्र आ जाएगा एक। और आप कहेंगे सर ये रो क्या है ना? आप कहोगे सर ये रो क्या है? देखो ये आ गया, इसे रो बोलते हैं। लिखा है यहाँ, रो आनुपातिक एक स्थिरांक है। मैंने बोला हमेशा एक स्थिरांक जुड़ते हैं, ये लिखोगे आप। यहाँ रो एक आनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक भी ओम है। प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। यह किसी पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, 10⁻⁸ मिली ओम से लेकर 10⁻⁶ मिली ओम तक होता है। और ये विद्युत की क्या होती है? अच्छी चालक होती है। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 मिली ओम की कोटि का होता है। ये सब ज़रूर लिख लेना, ये काम की चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आप बल्ब देखा होगा, जो 10 रुपये के बल्ब आते हैं ना, उसमें एक जब आप बल्ब जलाते हो तो येलो फिलामेंट दिखता है। उसमें कौन सा लगा रहता है? टंगस्टन लगा रहता है। और टंगस्टन ही क्यों लगा रहता है बता सकते हैं आप? कुछ और क्यों नहीं लगाते हैं? ठीक है, तो उसका भी कारण है।
देखिए यहाँ पर लिखा होगा, हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। जो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है ना, वो धातुओं की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता है। अगर आप मिश्र धातु लेंगे ना, अगर बहुत ज़्यादा ताप देंगे तब भी उसका उपचयन नहीं होगा। उपचयन का मतलब दहन, दहन का मतलब होता है जलाना। जलाने से गलता है तो उतनी जल्दी गलेगा नहीं वो। यही कारण है कि मिश्र धातु का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन में निर्माण में किया जाता है। ठीक है। जो विद्युत बल्ब होते हैं, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कापर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के उपयोग होने के वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। क्यों इनका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, जो हीट, जब आप इस्त्री मतलब प्रेस करने वाले हो गए, और जो बल्ब है वो हमेशा जलता रहता है, तो उसमें विद्युत तापन की सहने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो टंगस्टन होता है, ये एक उपधातु है जिसकी जो दहन की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम शुद्ध धातु ले लेंगे तो वो धातु की दहन की क्षमता कम होती है, वो जल्दी ही गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और उपधातु में ऐसा दहन की क्षमता ज़्यादा होती है, तभी हम उपधातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी आ गई समझ में। कई सारे पदार्थ हैं और उनके प्रतिरोध सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। फिलहाल तो आगे बड़ी क्लासों में ये आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। पूछ सकता है कि किसी में कि सिल्वर का प्रतिरोध कितना होता है 1 नंबर में, तो एक बार देख सकते हो इस टेबल को आप, बट क्वेश्चन आने के चांसेस इसके कम हैं। ठीक। सो आप जब देखोगे तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होगी वो ज़्यादा होगी धातु से। ठीक है, तो ये देख लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ये जो उदाहरण है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12.3, 4, 5 है ना, 6, ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जिनको हमें करना है। और इनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहे हैं? यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है? आई। बी में क्या पूछ रहा है? यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो इसमें भी हमें आई निकालना है। 2 केस हैं, ए क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक। सो देखिए, पहले वाले पार्ट में आ जाओ। किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध का मात्रक आर होता है। कितना होता है? आर। तो हमें क्या दे रखा है पहले वाले में? देखो, ये आर दे रखा है 1200 ओम। यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? 220 वोल्ट, यानी कि हमें क्या दे रखा है? वी दे रखा है। कितनी धारा लेगा? हमें क्या निकालना है? आई निकालना है। धारा का मतलब क्या होता है? आई निकालना है। और अभी आपको पता है ओम के नियम से क्या पढ़ा है मैंने आपको कि V बराबर क्या होता है? आई आर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आई निकालना है। तो ये आर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में V का मान कितना दे रखा है? 220, और आर का मान कितना दे रखा है? 1200। 1 0 कटा आई, है ना, काटो। 2 छंग 12, 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब 60 से भागा देना है 11 में। भागा देना आपको आना चाहिए। अब भागा देना नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत की बात है ना, बहुत ही दिक्कत की बात है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, इसे मैं 6 गुणा 10 लिख सकता हूँ। अब 6 का भागा तो आता ही होगा ना, 6 11 कर दो, 6 कम 6 कटाएंगे तो 4 आएगा, 10 मिनट लगा, 0 बढ़ गया, 6 चंग 36। ठीक है, फिर 6 बार जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से आ गया 1.66। इसको हल किया ना, और बट्टे में कितना है? 10। तो दशमलव और एक स्थान बाद लगेगा क्योंकि एक 0 है, तो ये आ जाएगा 0.16। यहाँ पर 1 और एक स्थान पीछे खिसक गया, तो ये आ जाएगा आपका 0.16। ठीक है, ये चीज़ है।
सही किया ना हमने। 6 कम 6, 4 बचा, 6 छंग 36। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं सर 1 देखो यहाँ पर 1 है, मेरा भी 1 है, यहाँ पर 8 लिख दिया है उन्होंने, तो एक्चुअली 8 इसलिए लिख दिया है, यहाँ पर आगे और भी कई सारी संख्या आ रहेंगे तो उसमें जोड़ के लिख दिया उसने। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी करोगे आप तो मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ए एम्पियर। तो सवाल को हल करने के बाद लास्ट में उसका मात्रक ज़रूर लिखना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। बी देखो 100 ओम दे रखा। ओम किसका मात्रक होता है? आर का, प्रतिरोध का। तो अब की बात दूसरे वाले में क्वेश्चन में बी प्रतिरोध क्या दे रखा है? 100 ओम। और वी क्या दे रखा है? वोल्ट 220। कितनी धारा लेगा? हमें आई निकालना है। ठीक है, चूँकि बी बराबर क्या होता है? आई आर, ओम के नियम से ये आर गुणे में बट्टे में आ जाएगा, हमें आई निकालना है। ठीक है, बी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 220। और आर का मान कितना दे रखा है? 100। 1 0 से 1 0 कटा, 22/10 10 है, यानी कि दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 1 0 है ना, एक स्थान के बाद लगेगा यहाँ पर, 2.2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। उदाहरण 12.4 में क्या बोल रहे हैं? जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर की कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, बड़ पढ़ दिया। क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझते हुए पढ़ना है। फिर से पढ़ो एक बार। क्या बोला है? जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच के विभवांतर 60 वोल्ट है। यानी कि जब आई मेरे पास 4 है तब मेरे पास वी 60 है। उसी समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, 120 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखो हमें क्या निकालना है? ये सेकंड क्वेश्चन है ना। देखो उस समय, देखो हमें क्या निकालना है? विद्युत धारा निकालना है, आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है? देखो बी बराबर क्या होता है? आई आर। तो आई बराबर क्या होता है? बी बट्टा आर। बी तो मेरे को पता है 120, इस क्वेश्चन में मेरे को बी पता है 120 वोल्ट। आर पता है क्या? क्या इसमें आर दे रखा है? प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या दे रखा है इसमें? नहीं दिया हुआ है, या आर नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आर निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके यहाँ तक उस समय, तो जब आप आर निकालोगे तो आर किसकी कंडीशन में निकालेंगे? इस कंडीशन में। देखो आर बराबर क्या होता है? बी बट्टा आई। देखो चूंकि बी बराबर क्या होता है? आई आर, तो आर बराबर क्या होगा? ये आई गुणे में बट्टे में आ जाएगा। देखो बी कितना है मेरे इस केस में? 60। और धारा का मात्रक क्या है? 4 एम्पियर ना। आई से बदल करते हैं, काटो। 4 1 कम 4 20 हो गया, 4 5 20। तो प्रतिरोध कितना आ गया? 15 ओम। 15 ओम आ गया। ठीक है, 15 ओम आ गया। तो ऐसे लिख देना, दिया है विभवांतर बी बराबर 60, विद्युत धारा बराबर 4, ओम के नियमानुसार आर बराबर बी बट्टा आई, मान रखा, ये 15 आ गया। अब प्रश्नानुसार ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अब क्या बोला है? हमें विद्युत धारा निकालना है, आई निकालना है। विभवांतर क्या दे रखा है? विभवांतर V बराबर 120 वोल्ट इस केस में निकालना है। और हमारे पास R प्रतिरोध कितना है? 15। अभी जस्ट हमने निकाला। चूँकि B बराबर क्या होता है? आई आर, हमें निकालना आई। आर इधर गुणे में यहाँ बट्टे में आ जाएगा।
बी का मान कितना है 120/15, भाग दो, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 चौक के साथ 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 15 अट्ठे 120, तो आई का मान क्या होगा 8 एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 12.6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी करा रहा हूँ। कह रहे हैं दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई L तथा मोटाई A के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। 12.6 उदाहरण है। हमारे पास बोला है कि पहला जो तार है, ये मेरा क्या है तार है, इस तार की लंबाई L है, ठीक है, तथा जो इसकी मोटाई है, ठीक है, इस तार की जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है, मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं उसे, A दे रखी है। अब उसी धातु का एक दूसरा तार लिया है, दूसरा तार है, उसकी जो लंबाई है ना वो L/2 है और उसकी जो मोटाई है, मोटाई अब की बात 2A है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला और पहले वाले तार का जो प्रतिरोध है, इस पहले वाले तार का जो प्रतिरोध हमें दे रखा था, प्रतिरोध R, वो हमें दे रखा था 4 ओम। तो इस वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है, दूसरे वाले तार का, ठीक। अब देखो ये पहला तार है, चित्र बना लिया ना प्रथम तार के लिए। अभी मैंने आपको एक बताया था, डेरिवेशन करवाया था, जब लंबाई होता है अनुप्रास्थ काट का क्षेत्रफल होता है तो तार का प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर, आपको सूत्र बताया था, R बराबर ρL/A, ठीक है। रो क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोधकता, क्योंकि उसी तार का ये वही टुकड़ा है, उसी तार का ये दूसरा टुकड़ा है, तो इस तार की जो प्रतिरोधकता होगी इस तार की भी वही प्रतिरोधकता होगी, ठीक है। बस तार को छोटा कर दिया गया है, ये चिन्ह है। तो देखो R, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, प्रथम तार के लिए ना R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो तो वही रहेगा। देखो L क्या बोला है, लंबाई पहले वाले में L ही बोली है और मोटाई भी क्वेश्चन में A ही बोला है, तो L की जगह L ही है और A की जगह A है। प्रतिरोध कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, R1 प्रतिरोध होता है ना, 4 दे रखा है। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है। अब आ जाओ द्वितीय तार के लिए। द्वितीय तार के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, R2, रो तो वही रहेगा क्योंकि वही तार का छोटा टुकड़ा है। अब क्योंकि तार तो समान है, तार समान है तो उनकी वैद्युत प्रतिरोधकता समान होगी, यहाँ रो है तो इधर भी रो ही लिखोगे। अब इस क्वेश्चन में L की जगह क्या बोला, L/2 और A की जगह 2A कर दिया है, ठीक है। तो R2 कितना होगा ये हमसे पूछा है, R2 तो निकालना है हमें क्वेश्चन में। रो चलो वही रहा, ये L है, ये बट्टे का 2 ना इसके साथ आ जाएगा, ये भी बट्टे में, ये भी बट्टे में, 2 2 4 हो जाएगा, 4A। इसे समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर दोगे, भागा कर दोगे, बाया वाला बाईं तरफ, बाएं वाला बाईं से भाई तो भाग दे देंगे, इसके बट्टे में ये आ जाएगा, और ρL/4 है, इसके बट्टे में आ जाएगा ρL/A, ठीक। तो देखो इसकी गुणा इसके साथ होती है और इसकी गुणा इसके साथ भागा में, इधर भी रो है L गुणा E, बट्टे में 4A गुणा रो गुणा L, ठीक है। रो से रो कटा, L से L कटा, A से A कटा, क्या बचा, 4 बचा। सो यहाँ से बचा R2/4 और यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचता है, नीचे 4,
चार इधर बट्टे में रख के क्या हो जाएगा गुणे में, 4 एकम 4 बट्टे 4, 4 एकम 4। तो R2 का मान कितना होगा, 1 ओम। R2 का मान क्या होगा, 1 ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अतः तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। आराम से हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध। प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, ये अब हमें पढ़ना है। ठीक, अब प्रतिरोध 1 2 3 कई तरह के हो सकते हैं। प्रतिरोधों को निकाय का प्रतिरोध, अब प्रतिरोधों का संयोजन एक टॉपिक आएगा। प्रतिरोधों को आप किस तरीके से जोड़ सकते हो, एक जोड़ सकते हैं हम श्रेणी क्रम में, एक जोड़ सकते हैं हम पार्श्व क्रम, जिसे हम समांतर क्रम भी बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, समांतर संयोजन भी बोला जाएगा पार्श्व संयोजन को, और दूसरे को बोलना एक श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा कैसे है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टिप्स दूंगा मैं आपको। श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये जो प्रतिरोध का चिन्ह है ना, ऐसे ये मेरा सारे, इसका एक सिरा इसकी दूसरे से जुड़ा है, देखो इसका सिरा इसके सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और एक ही सीध में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, और समांतर में एक के नीचे एक होंगे, इसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, वह संयोजन जिसमें प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहता है, तो ऐसे संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर को क्या बोलोगे आप, वह संयोजन जिसमें प्रतिरोध के नीचे दूसरा प्रतिरोध, उसके नीचे तीसरा प्रतिरोध, एक के नीचे एक होता है, उसे हम पार्श्व क्रम संयोजन या फिर समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और इनके लिए भी अलग सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, और इसके लिए भी तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अलग सूत्र होता है। ठीक है, और ये चीज़ भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है डेरिवेशन में। सो नेक्स्ट टॉपिक शायद इसी पर ही होगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक वही है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक क्या होगा, ये चित्र बनाना है हमें। हालांकि इसमें 3 दे रखा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया 3 ही होगा, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं। तो आपकी इस बुक में 3 को लेकर चला है, जैसे ही 3 के लिए होगा वैसे ही 4 के लिए होगा, वैसे ही 5 के लिए होगा, वैसे ही हज़ारों के लिए होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक के साथ ये सारे अटैच हैं, है ना। श्रेणी क्रम में क्या है, ये एक के साथ एक अटैच है, तो इनका जो विभवांतर होता है, ठीक है, इनका जो विभवांतर होता है और इनका जो धारा होता है, इनमें देखो आप धारा, देखो इन सब में जो हमारी धारा होती है ना आई, वो नियत रहती है। ये चित्र बनाना है और हमेशा इसमें याद रखना, एक नोट करके लिख लेना कि इसमें क्या होता है, धारा नियत रहती है, मतलब ये जो आई है वो नियत रहेगी। ठीक है, और दूसरा वाला जो है आपका, ठीक, दूसरा वाला जो है उसमें क्या नियत रहती है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी बुक में सिर्फ इसके लिए दे रखा है, श्रेणी क्रम के लिए दे रखा है। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए दे रखा है, लेकिन समांतर क्रम का नहीं दिया है क्या संयोजन, हाँ समांतर क्रम का भी दे रखा है। और दूसरे वाले में इसमें आपका विभव नियत रहते हैं, ये नोट कर लेना। सो आपको हेल्प होगी डेरिवेशन बनाने में। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी डेरिवेशन बनाने में। अब देखिए, अब मैं आपको डेरिवेशन बना के दिखाता हूँ। ये टॉपिक लिखना, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, और चित्र बना देना ये वाला। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए ये चित्र बना देना। अब आपको क्या करना है माना ऐसे लिखोगे चित्रानुसार, ऐसे लिख देना, चित्रानुसार
चित्र बनाने के बाद चित्रानुसार प्रतिरोधों को समांतर क्यों लिख रहा हूँ, श्रेणी क्रम के लिए कर रहे हैं ना, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर जिनके प्रतिरोध, ऐसे लिख देना, जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, ठीक है, तथा उनके तीनों के विभवांतर V1 V2 V3 हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये ज़रूर लिखना, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, ठीक है, तथा इस संयोजन में धारा नियत रहती है। ये आगे लिख देना, इस संयोजन में धारा क्या रहती है, नियत रहती है, ठीक। तो कुल विभव, ठीक है, कुल विभव बराबर लिख दोगे, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये लिख दोगे। फिर देखो प्रत्येक में, ऐसे लिखोगे, प्रत्येक में ओम के नियम से, मैं आपको सिंपल वे में करवा रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएँ। प्रत्येक में ओम के नियमानुसार, ठीक है, या फिर आप प्रत्येक प्रतिरोध में ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा ना तीनों प्रतिरोधकों पर, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रत्येक प्रतिरोधकों में ओम के नियम से। तो V बराबर क्या होगा IR, V1 क्या होगा IR1, V2 क्या होगा IR2 और V3 बराबर क्या होगा IR3। अगर V4 होता तो हम लिखते हैं V4 बराबर IR4। I मेरा क्या है, धारा जो मेरा है नियत रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में, मैंने आपको पहले ही बोला। अब इन सबको जोड़ दोगे, क्या लिखोगे, V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में V1 V2 V3 के मान रखने पर, तो इधर हो जाएगा, देखो IR, यहाँ हो जाएगा IR1 IR2 IR3, दोनों तरफ से, इधर से I उपनिष्ठ है, यहाँ से आ जाएगा I उपनिष्ठ लोगे, इधर भी I कट जाएगा, तो R बराबर क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 प्रतिरोध है तो ऐसा, 4 होता तो 4 जुड़ जाता, 5 होता तो 5 जुड़ जाता है ना, ऐसे बढ़ जाता। तो ये सूत्र बन गया, ये हमारा क्या सा सूत्र बन गया, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा जो धारा रहता है वो नियत रहता है, ठीक है। अब लगे हाथ हम दूसरा भी कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें धारा I1 है, ठीक है, इसमें धारा I1 है, इसमें ये चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें धारा बहती है I2, इसमें धारा बहती है I3, ठीक है। और इसमें ना क्या होता है, इन सब का जो विभव है वो V रहता है, ठीक है। इसमें पार्श्वक्रम संयोजन में क्या रहता है, ये चीज़ बनने के बाद नोट करके लिखना, पार्श्वक्रम संयोजन में विभव नियत रहता है और श्रेणीक्रम संयोजन में धारा नियत रहती है, ठीक। सो देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा, क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखोगे, प्रश्न चित्रानुसार प्रतिरोध R1 R2 R3 को, जिनमें धारा I1 I2 I3 बह रहे हैं, उनको श्रेणीक्रम संयोजन में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, करने पर इतना लिखने के बाद यह पाया जाता है कि कुल धारा प्रत्येक धारा में होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है, इतना लिख दोगे उसके बाद, ठीक है। और 3 प्रतिरोध है तो 3 धारा होगी, क्या हो जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक, ये लिख दोगे। और फिर क्या लिखोगे आप, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार प्रत्येक प्रतिरोधक पर ओम का नियम लागू करने पर, ऐसे लिख दोगे। इसके बाद से लिखना है, इस समीकरण 1 मानना, प्रत्येक प्रतिरोधक
पर ओम के नियमानुसार। आई बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टे आर वन। ठीक है, आई वन बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टे आर टू। आई टू बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टे आर थ्री। और आई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टे आर फोर। इन सब के मान उठाकर कहाँ रख दोगे, समीकरण एक में। ऐसे लिख देना शॉर्ट में, समीकरण एक तथा दो से। ये सब मान जब यहाँ रखोगे, आई का मान रखा बी बट्टा आर वन, इसका रखेंगे सॉरी बी बट्टा आर खाली, यहाँ जाएगा बी बट्टे आर वन, यहाँ जाएगा बी बट्टे आर टू, यहाँ जाएगा बी बट्टे आर थ्री। ऊपर से क्या वनिष्ठ है, बी। यहाँ बचेगा एक बट्टे आर वन, एक बट्टे आर टू, एक बट्टे आर थ्री। बी एक कम बी, जब पूरा बाहर आ गया तो एक बचता है ना, तभी है। इधर भी बी है, बी एक कम बी। सो यहाँ से आ जाएगा एक बट्टे आर बराबर एक बट्टे आर वन, एक बट्टा आर टू, एक बट्टे आर थ्री। ये जो आर है ना, ये आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। क्या है आर, क्या है, सिर्फ आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तीन प्रतिरोध अगर पार्श्व क्रम में जुड़े हैं यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, एक बट्टे आर बराबर एक बट्टे आर वन प्लस एक बट्टे आर टू प्लस एक बट्टे आर थ्री। ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आराम से बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अब मैं आपके पास एक छोटा सा प्रश्न लेता हूँ। एक्चुअली इसके जो प्रश्न है ना काफ़ी पूछे जाते हैं, इस जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 12.7 उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, सो वो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ दो, इससे भी शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा गया है, सो जो मैंने डेरिवेशन कराया उसको लिख लो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी ना अभी इसके बाद, उसमें मैं इससे शानदार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो आपको ज़रूर करा के दिखाऊंगा, और उसको ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहती है हमेशा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ये जितने भी बॉक्स के क्वेश्चन है ना ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन हम आपको दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर वो वीडियो बन जाती है तो इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, फिर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँगा। कह रहे हम जानते हैं कि बैटरी तथा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। जो बैटरी होती है, जो हमारा सेल होता है, वो किसके स्रोत हैं, विद्युत ऊर्जा के। ठीक, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के बीच किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापन करता है। जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना वो किसके लिए उत्पन्न होती है, कोई भी चीज़ है उसमें ना मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत धारा के लिए क्या उत्तरदायी होता है तो आप कहोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप फिर बोलोगे सर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वह उत्तरदायी कारण है जिसकी गति के कारण विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बोल दोगे। अब यहाँ से पढ़ते हैं, मेन चीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिखा हुआ है विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पंखे को पंखुड़ियों को घुमाना में उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है।
इसका प्रेक्षण प्रायः हम दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि कई बहुत टाइम तक पंखा चलता रहेगा और उसमें लगने वाले शक्ति के कारण उसमें एक तापीय ऊर्जा समाहित हो जाती है, या फिर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका जो मुख्य अगर वो एग्जाम्पल दूँ, जैसे मेरा विद्युत हीटर है, विद्युत इस्त्री है, इस युक्ति में इसका उपयोग होता है, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे विद्युत हीटर हो गए, प्रेस हो गया, उस युक्ति का उपयोग करके, मतलब उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ऐसे युक्तियाँ बनाई जाती हैं। अब प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिसकी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कि इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। मान लीजिए कि t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो एक सूत्र याद रख लीजिएगा कि जो P बराबर होता है ना, V Q अपॉन T होता है। P बराबर क्या होता है? V Q अपॉन T, या आप ऐसे याद रखना कि P बराबर ना VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI। और आपको पता है I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो अगर आप I की जगह पर Q अपॉन T रख देंगे तो ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो P बराबर VI लिखो या VQ अपॉन T लिखो, एक ही बात है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सूत्र ये बन सकता है, किसी स्थायी दर I द्वारा T समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पूछेगा तो H बराबर I VIT, V विभवांतर I विद्युत धारा T समय, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, और इसको भी हम बदल के इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q। I बराबर आप क्या लिख सकते हैं? देखो, ओम के नियम से आपको पता होगा V बराबर IR होता है ना। V बराबर क्या होता है? IR। तो I बराबर मैं लिख सकता हूँ, I बराबर लिख सकता हूँ मैं V/R। जैसे ही मैं यहाँ पर रखूँगा, ये V है, I की जगह पे मैंने क्या रख दिया? V बराबर IR, I की जगह पे रख दूँगा मैं V/R। नहीं, यहाँ से V को हटाना है ना, यहाँ से V की जगह पे मैं रख सकता हूँ IR। देखो V की जगह V को हटाया ना, यहाँ पर V नहीं है, तो V की जगह पे मैं रखूँगा IR और यहाँ पे गुणे में IT है, तो I गुणा I स्क्वायर RT, ये सूत्र बन जाएगा। तो कई सूत्र बना सकते हैं, एक सूत्र के कई रूप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि ऊष्मा की मात्रा का सूत्र ये होता है, ये भी उसका उसी का ही सूत्र है, तो ये ऊष्मा की शक्ति का सूत्र है, विद्युत शक्ति। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है, उस क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट इसके हैं नहीं, कम पूछे जाते हैं, तो वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में कुछ अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनको मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये टॉपिक है, अगला टॉपिक कह रहे हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक उपयोग। जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने सीखा अभी जाना, उसका व्यावहारिक उपयोग क्या होता है? हम उस कॉन्सेप्ट के उपयोग से क्या बना रहे हैं? प्रेस बना रहे हैं। प्रेस गर्म होता है तभी तो कपड़ों में इस्त्री करते हैं, तभी उसमें एक चमक आती है। अगर वो गर्म ही नहीं होता, उस तापीय शक्ति यहाँ पर हम नहीं लगाते, तो वो कैसे प्रेस कर पाता, कैसे गर्माहट होती? जो हमारा हीटर होता है उसमें भी हम सारी ऊर्जा आती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो उसी का हम घरेलू उपयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, जो हीटर हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर हमारा जो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, वे जो विद्युत टोस्टर हो गया आपका। ठीक, अब मैं थोड़ा इसको पढ़ देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। कह रहे किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि वह उपयोग विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में
अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयव के ताप में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली। ठीक है, एक चाय की केतली भी होती है जिसमें आप लगाओगे तो वो गर्म हो जाता है। विद्युत तंदूर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं और पूरा चूल्हा गर्म हो जाता है। विद्युत टोस्टर जिसमें आप टोस्ट रखते हो, गर्म करके उछाल के फेंक देता है ना। ये सब इसी युक्ति पे बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं। तो वही जो बोला वही सब लिखा है, तो वो तो समझ में ही गए होंगे आप। अब आते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम क्या, विद्युत शक्ति। तो देखिए, कार्य करने की जो दर होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं, या ऊर्जा के उपयुक्त करने की दर को भी हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है, पावर से। आप दूसरा सूत्र भी लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे विद्युत शक्ति कहते हैं। या कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है, और P बराबर क्या होता है, VI। अभी पीछे सूत्र लिखा था, P बराबर I²R भी होता है, V²R भी होता है। ये सूत्र हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट। W से प्रदर्शित किया जाता है। और एक वाट किसके बराबर होता है, एक वाट 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के गुणनफल के बराबर होता है। 1 वाट 1 वोल्ट तथा 1 एम्पियर के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक, ये भी हो गया। अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक होता है वाट। अतः व्यावहारिक में इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। अपने दैनिक जीवन में ना, व्यावहारिक जीवन में किलोवाट जो इसका बड़ा मात्रक है उसका उपयोग होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होता है, ठीक है, इसीलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक WH है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है, उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। पूरा लिखना है इसको। और 1 kWh में कितना होता है, 1 kWh में इतना जूल के बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। आपसे पूछ सकता है कि 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो आप बोलोगे 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अब ये यहाँ पर एक डब्बे में लिखा हुआ, इसको भी पढ़ लीजिए आप आराम से। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त होता है। यह गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे तथा इंजन आदि जैसे विद्युत साधित्रों से इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। ठीक है, मतलब जितना आप चलाते हो उतना ही आप देते हो, यही चीज़ में बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। उदाहरण नंबर ये वाला और इसके बाद वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो बल्ब की शक्ति क्या है, शक्ति बोले तो P निकालना है। अब फिजिक्स का एक नियम है, फिजिक्स का नियम क्या है कि आपको ना एक चीज़ निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं। ये जैसे शक्ति बोला ना, शक्ति निकालने के बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन आपको बहुत सारे सूत्र नहीं लगाने, आपको वो सूत्र लगाना है कि जो चीज़ आपको दी हुई है उससे संबंधित आपको सूत्र ढूंढना है। देखो जैसे यहाँ विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र संयुक्त है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, V। 220 वोल्ट, वोल्ट का मतलब V दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है। एम्पियर का मतलब I दिया हुआ है, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है, P निकालना है, पावर।
तो P निकालना है, V और I पता है ना। P निकालना और V और I पता है, और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, V गुणा I। V गुणा I, अब इन दोनों के आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, सो देखो 5 0 0, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, पीछे से 0, 0.2 स्थान के बाद, तो ये क्या आ जाएगा 110। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। 110 वाट आ जाएगा आंसर। वाट लिखो या W लिखो, इतना आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो उदाहरण है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करना है, देखिए कह रहे हैं 400 वाट अनुनाद का कोई 400 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, शक्ति P बराबर दे रखा है 400 वाट। कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ठीक है, समय प्रतिदिन। ठीक है, मतलब एक चीज़ में दो चीज़ों का अनुमान है। एक दिन में कितना चला जाता है, 8 घंटे। घंटे के बोले तो समय T, एक दिन में इतना चला जाता है। 3 रुपये प्रति kWh की दर से, 1 kWh का मान कितना दे रखा है, 3 रुपये। 30 दिन तक चलाने के लिए समय, मतलब सीमा N बराबर क्या दे रखा है, 30 दिन। कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, तो ये चीज़ निकालना है। तो देखो इस चीज़ को निकालने के लिए पहले कितनी एनर्जी खर्च हुई, कितनी ऊर्जा लगेगी वो निकालना पड़ेगा हमें। कितनी ऊर्जा खर्च हुई वो निकालना पड़ेगा। और ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है, ऊर्जा E बराबर सूत्र होता है P N T। ये सूत्र याद रखिएगा, हालांकि इसमें आपके NCERT में लिखा नहीं है, आप लिख लेना। E बराबर क्या होता है PNT। P क्या होता है, शक्ति, शक्ति क्या दे रखा है 400। N क्या होता है दिन, कितने दिन, 30 दिन। और T समय कितना दे रखा है, हर एक दिन में कितना घंटा चल रहा है, 8 घंटे, 8। इन सब की आपको क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। इन तीनों की आपको गुणा करना है, 4 12 12 8 96, 1 2 3। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा WH। ठीक है, अब WH को kWh किलोवाट घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो kWh आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 96 kWh। आप लिखोगे चूँकि 1 kWh की लागत कितनी दे रखी है, 3 रुपये। अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 3 टॉफ़ी की कीमत कितनी होती है, 6 रुपये। तो हम गुणा कर देते हैं, इसलिए 96 kWh की लागत। क्या कर दोगे, 3 को 96 से गुणा कर दो, 3 छंग 18 हासिल लगा 1, 3 नम 27 और 1 28, 288 रुपये हमें देने होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। और आपने क्या सीखा ये ज़रूर एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और ये जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन हैं ये सब, और इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बॉक्स के जो भी क्वेश्चन है वो आपको दूसरी वीडियो में आपको दे दूँगा। वीडियो को अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत लगे, आराम से समझते हुए इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, तिबारा देखना, आपको हमेशा आराम से आ जाएगा। और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में तो ला ही दूँगा, और इसके NCERT के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी दे दूँगा उस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हर जगह शेयर करना। मैथ पूरी ख़त्म करा रखी है, वो आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, एंड बाकी सभी चैप्टर भी चल ही रहे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।